नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आदरणीय महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री अशोक कुमार मिश्र जी, अध्यक्षा पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन श्रीमती क्षमा मिश्र जी एवं यहां पधारे समस्त अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पश्चिम रेलवे का यह मुख्यालय भवन जनवरी 2024 में अपने निर्माण के 125 वर्ष पूरे कर रहा है। खुद के रूप पे इठलाती हुई, ढेर सारे अनुभव समेटे हुए एक शानदार, जानदार, यादगार, जीवंत इमारत। आपके सामने यह ऐतिहासिक धरोहर पहले बॉम्बे बड़ौदा एवं सेंट्रल इंडिया रेलवे यानी BB&CI रेलवे का मुख्यालय थी। अन्य रियासती रेलवे के इसके साथ विलय के बाद पश्चिम रेलवे का जन्म हुआ। आज हम सब यहां सिर्फ एक इमारत को नहीं देख रहे हैं, हम अपने इतिहास का जीवंत प्रमाण देख रहे हैं। यह बिल्डिंग खास है, यह बिल्डिंग खास है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास। इसी इतिहास से सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाता पश्चिम रेलवे का यह मुख्यालय भवन आज भी अपनी यात्रा पर अग्रसर है। क्यों और कैसे अस्तित्व में आया यह भवन? आजादी के 76 सालों में कितना कुछ बदल गया। आइए आज हम इस हेडक्वार्टर बिल्डिंग की ऐतिहासिक यात्रा और उसने पड़ने वाले पड़ावों को लाइट एंड साउंड शो के जरिए नजदीक से देखते हैं। पश्चिम रेलवे की प्रस्तुति विरासत के रंग। इस कहानी की शुरुआत होती है समय के उस मोड़ से जहां भारत की प्रगति की एक नई पटकथा लिखी गई। भारत को रेलगाड़ी के रूप में रफ्तार का उपहार मिला। उस रोमांचक मुहिम का जो एक अहम पड़ाव है, वहीं खड़े हैं हम आज। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क, लोहे की सड़क, धड़क धड़क, लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। क्या है, कौन है ये? यह सिर्फ एक इमारत तो नहीं। वक्त के फलक से धरती पर आकर ठहरा एक मोती है शायद। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है ये। बड़े काबिल हाथों ने संवारा है। मुंबई के माथे पर चमकता एक तारा है। क्यों और कैसे अस्तित्व में आई यह भव्य और मनमोहक इमारत? इसकी दिलचस्प कहानी है।
समय की पटरी पर छुक 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 आगे भागती रेल पीछे एक लंबा इतिहास छोड़ आई है। BB&CI यानी बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, जो अन्य रियासती रेलों के साथ विलय कर कालांतर में पश्चिम रेल बनी, उसका गठन हुआ सन 1855 में। उधर अमेरिकी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति ठप थी। इधर भारत के पश्चिम तटीय हिस्से में कपास उत्पादक किसानों की दिक्कत यह थी कि बैलगाड़ियों से ढुलाई के दरमियान बारिश और धूल से कपास की गांठें अक्सर खराब हो जाती थी। बड़ौदा रियासत के शासक महाराज खांडेराव गायकवाड़ इस समस्या का हल चाहते थे और यह भी कि बॉम्बे से जुड़कर बड़ौदा का और भी विस्तार हो, विकास हो। इसका हल था रेल लाइन और रेलगाड़ी। महाराज ने बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के सामने रेल लाइन का प्रस्ताव रखा। कपास की जरूरत ब्रिटेन को भी थी, बात बन गई। BB&CI का गठन हो ही चुका था। मुंबई, जो तब बंबई कहलाती थी, को रेल नेटवर्क के जरिए पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। काम शुरू हो गया। 1860 में अंकलेश्वर से उत्तरायण के बीच एक रेल लाइन शुरू हो गई। 1864 में उसे मुंबई तक बढ़ा दिया गया। इस बीच महाराज खांडेराव गायकवाड़ ने भी बिछवा डाली एक नैरो गेज रेल ट्रैक दाभोई से मियागाम तक। यह बनी भारत में किसी भारतीय रियासत द्वारा बिछाई गई पहली रेल लाइन। मजेदार बात यह है कि स्टीम इंजन आने तक उस लाइन पर ट्रेन खींचने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता रहा। इरादों की पटरी पर ख्वाबों के पहिए, चल पड़ी उम्मीदों की रेल। 28 नवंबर 1864 वह ऐतिहासिक तारीख जब बॉम्बे के ग्रांट रोड स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन। कहीं नैरो गेज, कहीं मीटर गेज, बिछने लगी लाइनें, चलने लगी रेल, मिटने लगे फासले, जुड़ने लगे शहर और गांव। बढ़ते रेल नेटवर्क के साथ शहरों का विकास और विस्तार होने लगा। रोजगार और व्यापार के लिए लोग बड़े शहरों में आने लगे। रेलवे की गतिविधियां बढ़ी तो सन 1863 में BB&CI का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित हो गया। पहले लालबाग बरेल में, वहां से धनजी स्ट्रीट, ग्रांट रोड और फिर फोर्ट इलाके में ब्रेडी हाउस। रेलवे का काम तेज हो गया। कामकाज बढ़ा तो फोर्ट स्थित BB&CI की बिल्डिंग छोटी पड़ने लगी। BB&CI के तत्कालीन रेलवे एजेंट की अगुवाई में तय हुआ कि BB&CI का एक नया मुख्यालय बने। इसके लिए जमीन मिल गई समुंदर से नजदीक, चर्च गेट स्टेशन के ठीक सामने। तब के प्रसिद्ध वास्तुकार थे फ्रेडरिक विलियम स्टीफंस। वे एशिया की सबसे बड़ी इमारत CSMT, नगर निगम भवन, पोस्ट ऑफिस जैसी कई आकर्षक भवन बना चुके थे। उन्हें कहा गया कि वे BB&CI मुख्यालय की डिजाइन ऐसी रखें जो उन्हीं की बनाई सीलर होम बिल्डिंग से मेल खाती हो। FW स्टीवंस ने अपने बेटे चार्ल्स स्टीवंस को अपना सहायक रखा।
पर उन्हें महत्वपूर्ण साथ मिला दो भारतीय इंजीनियर्स, राव साहब सीताराम खांडेराव वैद और रंगनाथ कृष्ण देशमुख का। इंडो सैरासेनिक और गॉथिक वास्तु शैली दोनों को मिलाते हुए बिल्डिंग की डिजाइन तैयार हुई। निर्माण कार्य शुरू हो गया। साल था 1894। कामगार, कारीगर, इंजीनियर, ठेकेदार सब भारतीय। पत्थर, चूना, गारा सब भारत का। मेहनत, पसीना भारतीयों का। रुपए लगे 7.5 लाख। काम चला 5 साल। जनवरी 1899 में हो गया तैयार BB&CI का मुख्यालय भवन। सामने है, देखिए वास्तुकला के इस कमाल को, जो पहले दिन थी 125 साल बाद भी वही ताजगी, वही रंगत आबाद है आज भी। 276 फीट चौड़ी एक भव्य इमारत, उस पर 160 फीट ऊंचा केंद्रीय टावर। मुंबई समुद्र तट पर एक लैंडमार्क की तरह नाविकों को दूर से ही दिख जाता था। इसके त्रिकोणीय शीर्ष पर बात पत्थरों से बनी इंजीनियरिंग कौशल की प्रतीक एक नारी प्रतिमा, जिसके साथ हैं 2 बच्चे। प्रतिमा दाहिने हाथ से एक लोकोमोटिव पकड़ी है, तो बाएं हाथ से एक पहिए पर खुद को सहारा दे रही हैं। पोरबंदर और धांगध्रा के लाल पत्थरों से बने गुंबद, मोल्डिंग, स्तंभ और कॉर्नर्स। ब्राक कुरला पत्थर और चूने से बने खंबे, नीले बेसाल्ट पत्थरों की सीढ़ियां, लोहे और सागौन की सजावटी रेलिंग और उन पर फ्रेंच पॉलिश। भारत की इस वैभवपूर्ण विरासत को यूनेस्को की विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई की सूची में शामिल होने का गौरव यूं ही थोड़ी हासिल है। रेलों की संख्या और रफ्तार बढ़ी। एक के बाद एक मुंबई को लोकल ट्रेनें मिलने लगी। साल 1900 लगते लगते BB&CI की उपनगरीय प्रणाली पर रोजाना 44 लोकल ट्रेनें चलने लगी। साल 1905 वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी के भारत आने के जश्न की तैयारी थी। पर भय और दुख की एक घड़ी आ गई। एक दुर्घटना में आग लग गई इमारत को, पर हार न मानी। ठान लिया गया कि फिर से इस इमारत को ठीक किया जाएगा। अब की बार बुलाया गया फ्रेडरिक स्टीवंस के बेटे और इस इमारत को बनाने में उनके सहयोगी रहे चार्ल्स स्टीवंस को जिम्मेदारी दी गई इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्से को उसे उसका मूल रूप देने की। BB&CI मुख्यालय भवन की खोई चमक लौटी। 1928 में विद्युतीकरण शुरू हुआ। ट्रेन बिजली से भी चलने लगी। पहले कोलाबा में था उपनगरीय टर्मिनल। 1930 में चर्च गेट उपनगरीय टर्मिनल बन गया और मेल ट्रेनों का नया टर्मिनस बना मुंबई सेंट्रल। गाड़ियों में सिर्फ सामान और लोग ही नहीं, सपने सवार होने लगे।
शहरों को ही नहीं, दिलों को भी जोड़ने लगी रेल। कभी कोई माशूका रेल से गुजरने लगी, कोई आशिक पुल सा थरथराने लगा। आजादी के आंदोलन में आजादी के दीवानों की कभी सार्थक साथी बनी तो कभी विरोध का शिकार भी बनी रही। इस इमारत ने भारत में पहली फिल्म बनते देखी, गांधी जी को मोहन से महात्मा बनते देखा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी देखा। भारत आजाद हुआ तो रेल भी खुश हुई, क्योंकि अब यह कहलाई भारतीय रेल। स्वतंत्रता के बाद BB&CI और अन्य राज्य रेलवे का विलय हो गया। पश्चिम रेलवे अस्तित्व में आ गई। आजाद भारत के बीते 75 सालों में पश्चिम रेलवे में कितना कुछ बदल गया। नई रेलें, नई सुविधाएं, नई उपलब्धियां लगातार जुड़ती गई। 3 कार वाले एयर ब्रेक EMU कोच से लेकर 15 कार वाली ट्रेनों ने सफर को और सुलभ और आरामदेह बना दिया। यह पश्चिम रेलवे ही है जिसने विश्व की पहली लेडी स्पेशल ट्रेन चलाकर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। देश की पहली AC लोकल ट्रेन चलाकर महानगरीय सफर को और सुहाना बना दिया। इसकी बढ़ती क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 125 साल पहले 44 लोकल ट्रेनों के संचालन से शुरू सफर 1394 लोकल ट्रेनों के संचालन तक आ पहुंचा है। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी, रिकॉर्ड माल लदान, ट्रैक की क्षमता में वृद्धि, अमृत भारत स्टेशन जैसी नई पहलों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए पश्चिम रेलवे न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ी भूमिका निभा रही है, बल्कि रेल यात्रा को भी सुगम बना रही है। पंच प्रण, पंच प्रतिज्ञाओं के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रहे विकसित भारत ने वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक सुविधा युक्त ट्रेनें पेश कर जता दिया है कि ट्रेनों के रंग रूप अभी और मोहक और रोचक होने वाले हैं, रफ्तार और बढ़ने वाली है। यह रेल का सफर है, आ गया है एक स्टेशन। किसी को मिल गई है मंजिल, किसी के ख्वाबों में उसकी मंजिल। भारतीय रेल दे रही है शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप सभी आज की इस प्रस्तुति के साक्षी बने, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि अब कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
भारत माता की। धन्यवाद। आप सभी अब हाई टी के लिए सादर आमंत्रित हैं एवं अनुरोध है कि हाई टी के लिए बिग लॉन की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद।